नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डबल हेल्थ में। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रोटीन शॉर्टिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले देखा था कॉली करना है। किसने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर एंड एल्टमान ने इसको देखा तो उसको क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। एल्टमान ने इसको बोला क्या? बायोब्लास्ट। और सी बेंडा ने जो नाम दिया वो क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल ग्रेनुलर, कैसे होते हैं? स्मॉल ग्रेनुलर होते हैं या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और वहां पर क्या करते हैं? ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअल में देवर ओरिजिनली प्रोकैरियोट्स। क्या थे ये? पहले प्रोकैरियोट थे जिन्होंने क्या किया? इंसर्ट करके किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और क्या ले लिया? हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ले लिया। क्या ले लिया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ले लिया। इसके साथ में? यूकैरियोटिक सेल के साथ में। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं सेल को एनर्जी और सेल से क्या लेते हैं? प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। कैसे हैं ये? सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? ये सारी प्रोटीन खुद नहीं बना सकते। इनको कुछ प्रोटीन के लिए क्या होता है? दूसरी ऑर्गेनेल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा ऑर्गेनेल कौन है हमारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये। न्यूक्लियस क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन से क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा और उसका क्या होगा? वहां पर ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। अब उस प्रोटीन के लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद नहीं बना सकता। इन प्रोटीन के लिए क्या है? ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है। न्यूक्लियस के जीन्स क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली 99% जो प्रोटीन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्ट करता है। यानी कि 1% प्रोटीन, ओनली 1% ऑफ प्रोटीन इज कोडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल जीन। द प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया contributes only 1% of the mitochondria itself। बाकी की जो 99% होती है वो कहां से आती है? साइटोप्लाज्म से आ रही है। अब चूंकि साइटोप्लाज्म में हमेशा 80s राइबोसोम आ रहे हैं, 80s राइबोसोम्स मिलते हैं, सॉरी क्या मिलते हैं? 80s राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन दोनों तरीके के राइबोसोम्स के थ्रू कोड की जाती है। 80s राइबोसोम भी होते हैं और 70s राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन दोनों ही तरीके के राइबोसोम्स के थ्रू कोड की जा सकती है, कोड की जाती है इनफैक्ट। अब जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आ रही है, जो प्रोटीन इंपोर्ट हो रही है, वो प्रोटीन कहाँ कहाँ जा सकती है? क्या जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आ रही है वो प्रोटीन कहाँ जा सकती है? आइदर इट कैन गो टू द आउटर मेम्ब्रेन और द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और द इनर मेम्ब्रेन और या फिर मैट्रिक्स। इन चारों कंपार्टमेंट में से कहीं भी जा सकती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन इंपोर्ट होती है वो चारों कंपार्टमेंट में से कहीं भी जा सकती है। इट मे बी लोकेटेड ऑन आइदर ऑफ द कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किस तरीके से प्रोटीन जो होती है इंपोर्ट होती है किसी भी सेल ऑर्गेनेल में। तो वो प्रोटीन जो प्रोटीन कंप्लीटली ट्रांसलेट होने के बाद किसी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल में एंटर करती हैं, ठीक है, वो प्रोटीन जो कि कंप्लीटली ट्रांसलेशन होने के बाद किसी सेल ऑर्गेनेल में जाती है, इस टाइप के प्रोटीन शॉर्टिंग के मैकेनिज्म को बोलते हैं क्या? पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग। ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस भी है इसमें। क्या न्यूक्लियस में भी प्रोटीन जाती है वो क्या होती है? पोस्ट ट्रांसलेशनली होती है। ओके, दूसरे तरीके की एक प्रोटीन होती है वो क्या होती है? वो लगातार ट्रांसलेशन के साथ साथ
किसी सेल ऑर्गेनेली, किसी ऑर्गेनेली के अंदर जा रही होती है। ऐसा जो ऑर्गेनेली है वो क्या है हमारा RER, क्या RER। और इस टाइप की जो प्रोटीन शॉर्टिंग होती है, इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ प्रोटीन शॉर्टिंग हो रही होती है, इस वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनली, को ट्रांसलेशनली प्रोटीन शॉर्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग। तो ये होती है ER के अंदर। बाकी जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो अब बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन को शॉर्ट कराने के लिए, भेजने के लिए, इंपोर्ट कराने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस, इसको हम प्री सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री सीक्वेंस। ये प्री सीक्वेंस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का। और 14 से लेकर 35 अमाइनो एसिड्स तक हो सकते हैं इसके अंदर, और अल्फा हेलिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है ये, अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है हमारा, टॉम कॉम्प्लेक्स। क्या है, टॉम कॉम्प्लेक्स। अब ये टॉम कॉम्प्लेक्स जो है वो अकेला नहीं होता, इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। टॉम 5, टॉम 22, टॉम 2 सॉरी, टॉम 70। तो ये कई सारे कॉम्प्लेक्स मिलके क्या कर रहे हैं, टॉम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कई सारे टॉम जो प्रोटीन है, टॉम रिसेप्टर ट्रांसलोकेज हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉम कॉम्प्लेक्स, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। ओके, तो जो टिम कॉम्प्लेक्स होता है, जो दूसरा इसका मेन प्लेयर है, उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये टिम कॉम्प्लेक्स भी दो टाइप का होता है मेजॉरिटी में। नंबर 1 टिम 22 एंड टिम 23। ओके फ्रेंड्स, तो टिम 22 क्या करता है, जो भी प्रोटीन आती है उसको इनर मेम्ब्रेन में इंसर्ट कराता है। क्या करता है ये, इनर मेम्ब्रेन के इंसर्ट कराने के लिए होता है। और जो टिम 23 होता है, ये प्रोटीन को कहां लेके जाता है, मैट्रिक्स में लेके जाता है। कहां लेके जाता है, मैट्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो कौन सी है हमारी, HSP। HSP की फुल फॉर्म है हमारी हीट शॉक प्रोटीन। दीज आर चैपरॉन प्रोटीन्स। ये क्या करती हैं, जो भी प्रोटीन बन के आती है तुरंत ही उसको क्या करती है, अनफोल्डेड स्टेज में रखेंगी। क्या करेंगी, अनफोल्डेड स्टेज में रखेंगी, उसे फोल्ड नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर प्रोटीन फोल्ड हो गई या मिसफोल्ड हो गई तो वो सेल ऑर्गेनेली में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अनफोल्डेड प्रोटीन ही जा सकती है, फोल्डेड प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इन HSP का काम क्या है, क्या, इन HSP का काम क्या है कि ये प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेज में रखती हैं। अब इन HSP की बहुत सारी वेराइटीज हैं। क्या, HSP की बहुत सारी वेराइटीज हैं। जनरली HSP 70 जो है वो मेन है। उसके बाद HSP 60 भी है, एक HSP 90 है, एक HSP 100 है। ठीक है, तो देयर वेराइटी ऑफ HSP प्रेजेंट इन सेल। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग प्रोटीएज। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग प्रोटीएज क्या करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस है इसको क्लीव करने का काम करता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल है उसको क्या करता है, ये क्लीव करने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, इसका ये कही काम है, ये मैट्रिक्स में मिलता है। कहाँ मिलता है ये, मैट्रिक्स में मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारा पैम। पैम क्या कहता है, प्री सीक्वेंस ट्रांसलोकेज एसोसिएटेड मोटर। ये भी हमारा कहाँ मिलता है, मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, क्या करता है ये, ट्रांसलोकेज एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन है, जो क्या करेगी, इसको अंदर ट्रांसपोर्ट करा देगी।
ठीक है, ये भी कहाँ मिलेगा हमें, मैट्रिक्स में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। ऑक्सा कॉम्प्लेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू कोड की जाती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटीन खुद से बना रहा है, उस प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहां पर, या तो मैट्रिक्स में करेगा, या फिर इनर मेम्ब्रेन में करेगा, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में करेगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सा कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन खुद बना रहा है उसको भेजने का काम करता है। कहां पर भेज सकता है, ये इनर मेम्ब्रेन में भेज सकता है, और कहां भेज सकता है ये, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी भेज सकता है ये। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आता है सेम कॉम्प्लेक्स। ये सेम कॉम्प्लेक्स क्या है, सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी। ये क्या करता है, बीटा बैरल प्रोटीन बनाता है। बीटा बैरल प्रोटीन को क्या करता है, इंपोर्ट करता है कहां पर, आउटर मेम्ब्रेन में। बीटा बैरल प्रोटीन को क्या करेगा, ये इंपोर्ट करा देता है अपनी आउटर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, वहां पर बीटा बैरल प्रोटीन्स होती है, उनको इंसर्ट करा देता है। इसका एक होमोलोगस है जो बैक्टीरिया में देखा गया है, इसे बोलते हैं क्या, बैम। क्या, बैम। बैक्टीरिया बैम मिलता है, वो भी क्या करता है, बीटा प्रोटीन या बीटा शीट को क्या करता है, इंसर्ट कराता है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है या प्री सीक्वेंस है, इसका क्या क्या रोल है। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन जहां प्रोटीन भेजनी होती है, उसी के हिसाब से क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो अगर किसी प्रोटीन को हमें मैट्रिक्स में भेजना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एक प्री सीक्वेंस होगा ओनली। क्या होगा ये, प्री सीक्वेंस। ये प्री सीक्वेंस बताया था हमने, क्या 18 से लेकर के 34 अमाइनो एसिड्स का हो सकता है। ठीक है, और ये 18 से लेकर 34 अमाइनो एसिड में पॉजिटिवली चार्ज जो अमाइनो एसिड्स होंगे, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे ज्यादातर। बट इसके अलावा कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। क्या, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स भी होंगे। तो इन दोनों ही की वजह से क्या हो सकता है, ये जो प्री सीक्वेंस है ये कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक। ठीक है, एम्फीपैथिक का मतलब ये हाइड्रोफोबिक भी होगा और हाइड्रोफिलिक भी होगा। हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है ये, और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है ये। ओके, अब इस मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, प्री सीक्वेंस बोलते हैं। ये प्री सीक्वेंस बाद में क्लीव हो जाता है किसके थ्रू, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग प्रोटीन क्या करता है, इसको यहाँ से क्लीव कर देता है। इसके बाद इससे क्या होगा, मैच्योर प्रोटीन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, हमारी मैट्रिक्स में पहुंच जाएगी। अच्छा, अगर कोई प्रोटीन जिसको हमें कहाँ भेजना है, आउटर मेम्ब्रेन में भेजना है, तो उस प्रोटीन के अंदर इस मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस के अलावा कहाँ क्या और क्या होगा, एक स्टॉप ट्रांसफर एंड आउटर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस हो, और एक आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन सीक्वेंस होना चाहिए। तभी वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन में जाएगी, अदरवाइज आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन नहीं जाएगी, वो सीधा मैट्रिक्स में चली जाएगी। अब अगर किसी प्रोटीन को हमको इनर मेम्ब्रेन में भेजना है, कहाँ भेजना है हमको, इनर मेम्ब्रेन में, तो इनर मेम्ब्रेन में भेजने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं, ये तो कॉमन है ही ये सब में, प्री सीक्वेंस। इसके अलावा क्या चाहिए हमें, एक हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस चाहिए। क्या चाहिए हमको, एक हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। ये हाइड्रोफोबिक होना बहुत जरूरी है। अगर ये हाइड्रोफोबिक नहीं होगा तो क्या होगी, प्रोटीन कहाँ चली जाएगी, सीधा मैट्रिक्स में चली जाएगी। ओके, अब यहाँ पर अगर एक हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस ये सीक्वेंस होगा, तो प्रोटीन क्या करेगी, सिंगल एक बार ही स्पैन करेगी। क्या करेगी, प्रोटीन एक बार ही स्पैन करेगी। अगर दो होंगे तो क्या करेगी, दो बार स्पैन करेगी। अगर दो से ज्यादा होंगे तो मल्टी पास करेगी। ठीक है, दो होंगे तो दो बार इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, अगर दो से ज्यादा होंगे तो मल्टी पास प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका ये एटीपी एडीपी एंटीपोर्टर हो गया, या मल्टी पास होगा। एटीपी सिंथेज की सब यूनिट 9 होगी, ये क्या होगी हमारी, बाईपास होगी। और जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की सब यूनिट कॉक्स 5th A है, ये सिंगल पास होती है, इसलिए क्या है ये एक बार क्रॉस करेगी।
नेक्स्ट आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अगर किसी प्रोटीन को भेजना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर कोई प्रोटीन हमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजनी है तो उसके लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं, सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या, ये क्लीवेज जो हमारा जो प्री सीक्वेंस है सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सबके लिए कॉमन है ऑलमोस्ट। बट अब अगर किसी प्रोटीन को हमें कहाँ भेजना है, प्रोटीन को हमें कहाँ भेजना है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजना है। अब देखिए साइटोक्रोम बी जो है, साइटोक्रोम B2, ये क्या है, एक तरीके से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, क्या है ये, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इसको क्या चाहिए, फ्री चाहिए, किसी मेम्ब्रेन से इसको बाइंड नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये बाइंड रहेगा तो ये क्या नहीं होगा, मोबाइल नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजना पड़ता है। तो अब इसके लिए क्या है, देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है इसके पास, क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है। इस टारगेटिंग सीक्वेंस की वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन क्या पहले से पता चल जाएगी, ठीक है, क्या होगी, पता चल जाएगी, हाँ भाई इस प्रोटीन को क्या करना है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दो दो हमारे पास क्लीवेज साइट है, पहली क्या है मैट्रिक्स प्रोटीज क्लीवेज साइट, दूसरी क्या सेकंड क्लीवेज बाय प्रोटीज इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी एक प्रोटीज होगा जो क्या करेगा, इस सीक्वेंस को अलग कर देगा, और जैसे ही सीक्वेंस अलग होगा यहाँ से कटेगा, ये प्रोटीन जो मैच्योर प्रोटीन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो अभी हमने डिस्कस किया था जैसे कि एम्फीपैथिक होता है 14 से लेकर 35 अमीनो एसिड हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स होता है। बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ये रहे, कौन कौन से हैं, जैसे कि नंबर 1 टिम कॉम्प्लेक्स, सैम कॉम्प्लेक्स, ऑक्सा, टिम 23 और टिम 22, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 5 मेन कॉम्प्लेक्स है जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में प्रोटीन को शॉर्ट कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैकेनिज्म इनका काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन शॉर्टिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में प्रोटीन कैसे जाती है देखते हैं सबसे पहले। तो मैट्रिक्स में जाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक हाँ, मैट्रिक्स में प्रोटीन को ले जाने के लिए हमने बात की थी HSP प्रोटीन की। जैसे ही प्रोटीन क्या करेगी, राइबोसोम से निकल करके फ्री आती है, तुरंत ही क्या होता है, HSP70 प्रोटीन क्या करती है, बाइंड कर जाती है किससे, हाँ, HSP70 प्रोटीन क्या करेंगी, बाइंड कर जाएंगी किससे, जो तुरंत जो प्रोटीन बनी है उससे बाइंड कर जाएंगी। अब ये बाइंडेड प्रोटीन क्या करेगी, फोल्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो फोल्डिंग को रोकने के लिए क्या होता है, ये HSP70 बाइंड कर जाती है, साइटोप्लाज्मिक HSP70 होती है ये कहाँ मिलेंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्मिक HSP70। अब साइटोप्लाज्मिक HSP70 क्या करेगी, इस प्रोटीन को के पास क्या होगा, एक हमारा बताया था ना प्री सीक्वेंस होगा, क्या होगा, प्री सीक्वेंस, ये प्री सीक्वेंस है, ये मान के चलते हैं। इस प्री सीक्वेंस को लेकर के कहा जाएगी टॉम 70 के पास। ये क्या करता है, रिसेप्टर का काम करता है, टॉम 70 क्या करता है, रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइज करके इस पूरी पूरी की पूरी प्रोटीन को कहाँ ले जाएगा, टॉम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर देगा, जहां पर टॉम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको अंदर पंप करा देगा। और ये HSP70 जो है इजिली नहीं हटती हैं, इनको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको ATP चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, ATP। ये ATP को हाइड्रोलाइज करके ADP प्लस फॉस्फेट बनाती हैं, तब ये क्या करता है, ये HSP70 इससे रिमूव होती है, अदरवाइज ये HSP70 से रिमूव नहीं होंगी, बिना ATP हाइड्रोलाइज के ये HSP70 अलग नहीं होती हैं। अब HSP70 क्या करती है, जब ATP हाइड्रोलाइज करती है तो उसको पंप पुश करती है, सॉरी धक्का देती है इस प्रोटीन को अंदर जाने के लिए, कहाँ, टॉम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए। जैसे ही प्रोटीन टॉम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाती है, ये टिम कॉम्प्लेक्स से कांटेक्ट में आती है, कहाँ आती है, टिम कॉम्प्लेक्स से कांटेक्ट में। अब टिम कॉम्प्लेक्स में जैसी प्रोटीन अंदर जाती है, तो इस कॉम्प्लेक्स को अंदर जो जैसे ही प्रोटीन टिम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाती है, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का नंबर कम होता है, ठीक है, लेस प्रोटॉन होते हैं यहाँ पर, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर एक हमारा कॉम्प्लेक्स शिफ्ट होता है,
जो क्या करता है, प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स में पंप करता रहता है और क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता रहता है। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को यहाँ पंप करेगा, और जो प्रोटॉन पंप हो रहे हैं उनमें जो उससे जो एनर्जी निकलती है, एडीपी और एटी फॉस्फेट को लेकर के क्या करेगा, बाइंड करा करके क्या करता है, ये एटीपी सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन की कमी हो रही है, तो कमी की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज जो अमाइनो एसिड्स है वो माइनस नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह प्रोटीन क्या होती है, टॉम कॉम्प्लेक्स से निकल के कहाँ चली जाती है, टिम 23 में। टिम 23 में जैसे ही ये जाती है प्रोटीन, तो अपने चार्ज की वजह से क्या करती है, मूव करती है, और जैसे ही मैट्रिक्स की तरफ पहुंचती है, मैट्रिक्स में एक स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रियल एचएसपी मिलता है। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एचएसपी है। ये क्या करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइज करके रस्सी की तरह इस प्रोटीन को खींचेगा, जैसे हम कुएं से रस्सी में पानी खींचते हैं, सेम वैसे ही क्या करेगा, ये इस प्रोटीन को मैट्रिक्स में खींचेगा। इस खींचने के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रैचेटिंग। क्या बोलते हैं, रैचेटिंग या पुलिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, पुलिंग मैकेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्सेस दैट लीड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू मैट्रिक्स। तो बेसिकली 3 फोर्स हैं। नंबर 1, the energy which is driven by the hydrolysis of ATP by cytoplasmic HSP70, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक HSP70 जब ATP को हाइड्रोलाइज करती है तो वो धक्का देती है इसको, प्रोटीन को, कहां पर, टॉम कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो पहली कौन सी जो है वो क्या है, HSP70 साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, पहला फोर्स तो हमारा क्या हुआ, HSP70 वाला हो गया। दूसरा क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी हमने डिस्कस किया था इसको, कि जब क्या होता है, एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटॉन को पंप करता है, कहां पर, मैट्रिक्स में। तब उससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। उस नेगेटिव चार्ज को की तरफ अट्रैक्ट होती हुई जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो जो सीक्वेंस है वो टिम 23 पे जाकर अटैच हो जाता है, और फिर क्या करता है, ये टिम 23 उसको कहां भेज देता है, मैट्रिक्स में भेज देता है। मैट्रिक्स में जाने के बाद जो तीसरा फोर्स है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल HSP70। माइटोकॉन्ड्रियल HSP70 ये एटीपी हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइज करके क्या करता है, रैचिटिंग के थ्रू क्या करता है, प्रोटीन को अंदर खींच देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 बेसिक मैकेनिज्म है। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब प्रोटीन को हमें भेजना होता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, टॉम कॉम्प्लेक्स। क्या, टॉम कॉम्प्लेक्स। अब टॉम कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन कहाँ जाएगी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएगी। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस चैपलॉन्स होंगी वो प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेज में रखेंगी। अब इस प्रोटीन के पास क्या है, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन सिग्नल सीक्वेंस होगा। क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन सिग्नल सीक्वेंस होगा। इस आउटर मेम्ब्रेन सिग्नल सीक्वेंस को सेम कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज कर लेगा और क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, कहां पर, आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्या करेगा, सेम कॉम्प्लेक्स इसको रिकॉग्नाइज करेगा और आउटर मेम्ब्रेन में क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, और क्या बनाएगा, बीटा बैरल चैनल बना देगा। क्या बनाएगा, इसे हम पोरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बीटा बैरल चैनल बना लेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पोरेंस। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन को भेजने के लिए 2 पॉसिबल मैकेनिज्म हैं। पहला क्या, कि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो जस्ट किसके बाद हो, हाँ, सिग्नल सीक्वेंस या प्री सीक्वेंस के बाद हो, तो क्या होगा कि प्रोटीन अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रह जाएगी, और बाद में हम चाहें तो इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोसेसिंग प्रोटीज के थ्रू इसको क्लीव कर सकते हैं, अब फ्री प्रोटीन हमको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि इसमें क्या होगा कि प्रोटीन पहले कहां जाएगी, मैट्रिक्स में जाएगी। मैट्रिक्स में जाने के बाद इसके बाद जो दूसरा जो सिग्नल सीक्वेंस है
उसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन? ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है? ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। और ऑक्सा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इस प्रोटीन को, जो कि ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की प्रोटीन है, तो इसको क्या करेगा? ऑक्सा कॉम्प्लेक्स इंटरमेम्ब्रेन भेज देगा। बाद में इस प्रोटीन को फिर से क्या होगा? जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोसेसिंग प्रोटीन है, जब वो उसको क्लीव कर देगा और फिर हमें फिर से फ्री फोल्डेड प्रोटीन मिल जाएगी। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? मिया 40। ये मिया 40 का काम क्या है कि ये क्या करता है, जो प्रोटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आती है उसकी प्रॉपर फोल्डिंग कराता है और उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है ये? डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा। कैसे कराता है? ऑक्सीडेशन के थ्रू। इसके थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है हमेशा ऑक्सीडेशन से ही बनते हैं, ठीक है। और ब्रेक होने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडेशन भी या फिर रिडक्शन, दोनों तरीके से क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन से भी और रिडक्शन से भी, ठीक है। तो ये मिया 40 क्या करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू। सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में क्या करेगा? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और रिड्यूस, ऑक्सीडेशन से बना रहा है तो ये क्या करेगा? मिया क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस होगा तो इसको रीऑक्सीडाइज होना पड़ता है। किसके किसके थ्रू? रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू। और फिर से ये क्या करता है? दोबारा से किसी प्रोटीन को वापस से क्या कर सकता है? ये ऑक्सीडाइज करा करके क्या करा सकता है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। अब बात आती है प्रोटीन शॉर्टिंग टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अगर किसी प्रोटीन को हमें भेजना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें इंटरनल क्या चाहिए होगा? सिग्नल सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। क्या चाहिए होगा? नंबर 1 इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस, इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस। दूसरा स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। ओके फ्रेंड्स। तो अब इस इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस को मेम्ब्रेन में इंसर्ट कराने का काम कौन करता है? यहाँ पर TIM23, सॉरी इस इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस को, इस इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस को प्रोटीन में इंसर्ट कराने का काम कौन करता है? TIM22। कौन करता है? TIM22 कॉम्प्लेक्स। इसी का मेन काम है क्या करना? इस प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कराने का काम। अब ये प्रोटीन सिंगल पास भी हो सकती है, डबल पास भी हो सकती है और मल्टी पास भी हो सकती है, कोई प्रोटीन हो सकती है। अब बात करते हैं वो प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी तो कुछ प्रोटीन बनाता है, तो उन प्रोटीन्स को क्या किया जाता है? हाँ, उन प्रोटीन्स को ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के थ्रू। कौन? ऑक्सा कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ऑक्सा 1 नाम है इसका एक्चुअल में। ये ऑक्सा 1 क्या करता है? जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है उनको क्या करता है? भेजता है कहाँ? आइदर इनटू द इनर मेम्ब्रेन। कहाँ भेज सकता है? इनर मेम्ब्रेन में भेज सकता है, या फिर भेज सकता है कहां पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहां भेज सकता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ओके फ्रेंड्स। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज सकता है या फिर इनर मेम्ब्रेन में भेज सकता है। कौन? ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। ये रहा हमारा ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा? जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया कोड करता है उसको साइड मैट्रिक्स से ले आकर के कहां भेज सकता है? आइदर इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर कहां पर? इनर मेम्ब्रेन में। ओके फ्रेंड्स। ये एक टाइप का चैनल है जो डायरेक्ट इंसर्ट कराता है। इसको ना ही कोई एनर्जी चाहिए होती है ना ही कुछ और चाहिए होता है, सीधा सीधा इंसर्ट करा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।